हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हमारा टॉपिक है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो आज हम डिस्कस करेंगे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर। लेकिन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर या फिर हम कहें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, तो ये होता क्या है। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जानने से पहले ये जानना जरूरी है। तो हम देखेंगे कि मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या होता है, हम वो समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके क्या क्या काम होते हैं और ये क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे दिए हुए कुछ पॉइंट हैं, उन पॉइंट के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या होता है, कौन होता है। मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर इज डिफाइंड एज हेल्थ प्रोवाइडर who is trained, फर्स्ट जो आप पॉइंट देख रहे हैं, who is trained, authorized and regulated to work autonomously, मतलब है जो उस फील्ड में ट्रेन हो, ऑथराइज्ड हो और जो स्वयं अपने लेवल पे वो उस काम को ऑटोनोमसली स्वयं अपने लेवल पर वो काम को कर सके। तो इस तरह का कोई ट्रेन पर्सन हो जो पर्टिकुलर उस काम को अच्छी तरह से कर सके। दूसरा पॉइंट है हु रिसीव प्री सर्विस ट्रेनिंग एट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर एटलीस्ट टोटल ऑफ 2 to 3 years। तो इस इनका मतलब यहाँ पे दूसरे पॉइंट से है कि जो पहले से ही हायर इंस्टीट्यूट में 2 से 3 साल तक शिक्षण प्राप्त कर चुका हो और उसको उस चीज की, उस फील्ड की नॉलेज हो जिसको हम मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर बनाने जा रहे हैं। थर्ड पॉइंट आपका है हु इज whose scope of practice include but is not restricted to being able to diagnose, manage, treat illness, disease and impairment, including perform surgery where appropriately trained, as well as engage in preventive and promotive care। मतलब साथ ही ऐसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो कि बीमारी को संभालने में सक्षम है या उसकी देखभाल करने में सक्षम है, लेकिन उनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप मैं इसको डायग्नोस नहीं कर सकते, इसकी इलनेस को क्योर नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर सकते। ये सारे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, बट वो फुली अपना जो उसका प्रोफेशन है वो इस फील्ड के अंदर एंगेज्ड होना चाहिए, इसमें इससे जुड़ा हुआ होना चाहिए ताकि वो उन चीजों को आसानी से समझ सके। क्योंकि अगर उसने प्रीवियसली वो चीजें अच्छे से पढ़ी हैं, उस चीजों में उसने काम किया है, तो वो उन चीजों को अच्छे से निभा पाएगा और अच्छे से अपने रोल को निभा पाएगा। तो अब यहाँ हमने बात कर ली कि मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या होता है, जो ट्रेंड हो, ऑटोनोमसली काम कर सके अपनी फील्ड में और वर्क को सक्षम रूप से संभाल सके, सक्षम रूप से कर सके। दूसरा हमने पॉइंट पढ़ा था कि वह ऑलरेडी हायर इंस्टीट्यूट से उस चीज की ट्रेनिंग ले चुका हो, उस जो कि उस फील्ड से संबंध रखती हो। दूसरा तीसरा पॉइंट था हमारा कि वह मैंने ये सारी चीजें मैनेज कर सके, इलनेस प्राइमरी केयर दे सके, वो इमरजेंसी केयर दे सके, ये सारी चीज प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव केयर में वो अपना अ, अपना एफर्ट लगा के उन चीजों को संभाल सके। ये तो बात हो गई कि मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स क्या होता है, कौन होता है। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोफेशन हैं जो इस चीज में एलिजिबल हैं, जो कि मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर बन सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटीज में अभी 2 क्राइटेरिया रखे हैं मेनली। फर्स्ट तो नर्सिंग, जिसमें जीएनएम जनरल नर्सिंग मिडवाइफ एंड बीएससी नर्सिंग, ये दोनों ही आ जाते हैं नर्सिंग के अंदर। तो एक तो ये क्राइटेरिया हो गया, ये लोग एलिजिबल हैं इस मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर बनने के लिए। दूसरा आयुर्वेदा डॉक्टर्स, क्योंकि इनका जो फील्ड है वो ऑलरेडी वो इतना एजुकेशन ले चुके हैं उस चीज में, और तो ताकि वो अपने रोल को अच्छे से निभा सकें, इसलिए इन लोगों को इन्होंने एज ए एलिजिबल कैंडिडेट रखा हुआ है। और इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ताकि जो प्राइमरी लेवल है, जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हुआ, सब हेल्थ सेंटर हुआ, स्पेशली सब हेल्थ सेंटर एंड सब सेंटर, तो यहाँ तक हेल्थ केयर सिस्टम को
मजबूत बनाने के लिए, नीचे तक रूट लेवल पे मजबूत बनाने के लिए रोल जो मतलब सब सेंटर है और सब हेल्थ सेंटर है, तो इनको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को मजबूत बनाने के लिए और जो प्राइमरी प्राइमरी केयर है, रूट लेवल है, उसको मजबूत बनाने के लिए हमें मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर की जरूरत पड़ी, ताकि जो नीचे से जो निचला स्तर था, जो सबसे नीचे रूट लेवल था, अगर वो मजबूत होगा तो आगे हम डिजीज को बढ़ने से रोक सकते हैं, क्योंकि हम उसकी रूट पे काम कर रहे हैं। तो ये जो मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं, ये रूट लेवल पे जाके, कम्युनिटी लेवल पे जाके अपने रोल को निभाएंगे अच्छे से, और उस चीज को ये इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, और जो डिजीज जो फैलती है धीरे धीरे उनको रोकने की कोशिश करेंगे रूट लेवल पे ही, ताकि वो आगे बड़ा रूप ना ले सके। तो अब हम देखते हैं कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं। मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो है, उसके रोल्स क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इतनी इजी ट्रिक से समझाने की कोशिश करूंगा कि आप आज के बाद आप रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स भूल ही नहीं पाएंगे। इतनी अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ, बस आप लोग देखते रहिए। और आप हो सके तो एक नोटबुक या कोई भी डायरी ले लीजिए, जिसमें मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा छोटी छोटी। अगर ये ट्रिक आपने याद रख ली तो आप ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी चुटकियों का काम हो जाएगा लिखने का। तो आप देखें इसको, और मैं आपको इतनी अच्छी ट्रिक बताने वाला हूं कि आज आप इस क्लास के बाद रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी टिप ऑफ द टंग होगा। तो आइए देखते हैं क्या क्या है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो पहले जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर और सीएचओ देखें तो इसकी छोटी सी ट्रिक है। अगर वो ट्रिक आपने याद रख ली तो समझ लीजिए आपको ये, आप कभी नहीं भूलेंगे इसको। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसकी ट्रिक है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं रेड लाइन में लिखा हुआ है, रेड कलर में लिखा हुआ है, आप उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यही वो चीज है। अगर ये चीज याद रह गई तो आप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आसानी से लिख सकते हैं। इसमें रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी ट्रिक क्या है कि हाँ, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ इसी पे मेल फीमेल दोनों है, या फिर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ इसी पे मेल एंड फीमेल, या यहाँ पे फीमेल पहले लिखा हुआ है इसलिए हम ऐसे पढ़ेंगे कि हाँ इसी पे मेल एंड, हाँ इसी पे फीमेल एंड मेल दोनों है। ये जो रेड कलर में लिखा हुआ है ये आपकी हिंट है। अगर आप इसको अच्छे से देखें, और इसका जब मैं पूरा स्लाइड में थोड़ी देर के लिए रोक दूंगा तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें या किसी नोटबुक में लिख लें, या फिर आप वीडियो पॉज करके उस चीज को नोटबुक में लिख सकते हैं, ताकि आप आगे एग्जाम के टाइम पे आप उसको इजीली पढ़ के अगर आप जाएंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की हिंट है, यहाँ पे ट्रिक है, हाँ इसी पे मेल, हाँ इसी पे फीमेल एंड मेल दोनों हैं। तो आप देखिए HA हाँ, ISI इसी, P पे, तो हाँ इसी पे फीमेल एंड मेल दोनों हैं। तो ये लिखा हुआ है, ये आपकी हिंट है। अगर आप ये नहीं, आपने ये वाली लाइन याद रख ली ना पूरी, तो आप समझ लिए आपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपने पढ़ लिया, आप कभी नहीं भूलेंगे। तो आइए देखते हैं इसका फुल फॉर्म। याद हो गया? आप कोशिश कीजिए याद करने की, और अगर या इसको आप कहीं पे लिख के रख लीजिए। अब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं यहाँ से, HA से। जो रेड कलर में लिखा है वो आपके काम का है, लेकिन अगर आप पूरा रखेंगे तो आपको ये याद रखने में आसानी होगी। लेकिन ये रेड वाला है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप याद रखना ही रखना है। तो आइए आप डिस्कस करते हैं। देखिए जो लिखा था हाँ, तो हाँ में हमने H की बात की, जिसमें H में लिखा है हेल्थ एजुकेशन। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इसकी, फर्स्ट रोल्स क्या है इसका, वो हम पढ़ेंगे। तो इसमें है H फॉर हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन का मतलब यहाँ पे है कि जब आप एक मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर बन गए हैं, यानी आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन गए हैं और आप अपने एरिया में पोस्टेड कर दिए गए हैं, तो आपका क्या दायित्व है, आप एज ए हेल्थ एजुकेटर के रूप में जाएंगे और वहां क्या करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे डिजीज कंडीशंस के बारे में, चाइल्ड हेल्थ एजुकेशन के बारे में, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में आप जो वहाँ के लोकल पीपल्स हैं उनको आप समझाएंगे,
और उनको एजुकेट करेंगे और आप उनको कई सारे डिसीज से बचा सकते हैं हेल्थ एजुकेशन के थ्रू। यहाँ हेल्थ एजुकेशन का मतलब ये है, मतलब आप का जो फर्स्ट रोल है वो है हेल्थ एजुकेटर की तरह, आप लोगों को अवेयर करेंगे और लोगों को समझाएंगे डिसीज कंडीशन और ऐसी कंडीशंस जो आगे चल के उनको और परेशानी में डाल सकते हैं, ऐसी चीजों के बारे में आप अवेयर करेंगे। अब दूसरा पॉइंट आता है ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन याद रखिए, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट याद रखिए, ए फॉर। तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का मतलब है जहां आप पोस्टेड किए गए हैं, यानी कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे और सब सेंटर पे आप पोस्टेड किए गए हैं, तो वहां आपका मेन रोल रहेगा कि आप वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां का जो मैनेजमेंट है, तो उस चीज को आप संभाल के रखें। और जो आपको एक टास्क दिया गया है कि आपको इसको यहाँ लेकर जाना है, इसको इस लेवल पे लेके जाना है, वहां आप लेके जाने में सक्षम होंगे अगर आप अपना एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का रोल अच्छे से निभाएंगे। सब चीजें आपको मैनेज करके चलना पड़ेगी, आपके स्टाफ साथ का, आपके कोवर्कर, आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो आपके साथी हैं, उन सबके साथ मैनेजमेंट लग करके और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो एच फोर आपका हो गया हेल्थ एजुकेशन, ए4 हो गया एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। अब अपन बात करते हैं ISI, इसी जिसको हम इसी पढ़ रहे थे। तो आई की बात करें तो आई फॉर आइडेंटिफिकेशन डेंजर साइन। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि आइडेंटिफिकेशन डेंजर साइन का मतलब है कि आपने कोई ऐसा साइन, साइन आप कैसे असेस करेंगे, आप जब असेस करेंगे वहां के लोकल पर्सन्स को, चाहे वो ओपीडी हो चाहे कैंप लगा के हो, जब आपको वो दिखाने आएंगे, कोई प्रॉब्लम के बारे में दिखाने आएंगे, तो आप उनको आइडेंटिफाई करेंगे। और अगर आपको लगता है कि हाँ इसका कोई डेंजर साइन, इसके अंदर कोई बीमारी हो सकती है, पनप सकती है, या आपको कोई रिस्क फैक्टर दिख सकता है, तो आप वो डेंजर साइन को इग्नोर नहीं करना है, आपको सीरियसली लेना है और उसको आगे रेफर करना है जहां उसका समाधान हो सके, आप उसको उसका आंसर मिल सके और उसकी जो डेंजर साइन था वो क्योर हो सके। यहाँ आपने उसको क्योर और प्रिवेंट करने की कोशिश की, आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि आपने डेंजर साइन था उसको आइडेंटिफिकेशन कर लिया, आई फॉर आइडेंटिफिकेशन डेंजर साइन। अब हम बात करते हैं एस की, आई की बात हो गई, अब एस की बात करते हैं। तो एस का मतलब है सुपरविजन ऑफ हेल्थ वर्कर। अब यहाँ सुपरविजन ऑफ हेल्थ वर्कर का मतलब है कि जो आपके हेल्थ वर्कर्स हैं, जैसे आशा हुए और फीमेल हेल्थ वर्कर्स हुए, मेल हेल्थ वर्कर्स हुए, इनके काम को आपको सुपरवाइज करना है कि जो मैटरनल हेल्थ चाइल्ड है, जो योजना है, फैमिली प्लानिंग जो स्कीम है, न्यूट्रिशन रिलेटेड सर्विसेज हैं, ये सारी चीजें रूट लेवल तक वो लोग पहुंचा पा रहे हैं या नहीं पहुंचा पा रहे हैं, वो उस चीज को पहुंचाने में सक्षम है या नहीं है, उस चीज को सफल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सब चीजों का आपको सुपरविजन रखना है अपने कोवर्कर्स के का, ताकि उनको जो टास्क दिया गया है कि आपको, जैसे आपको लोगों को अवेयर करना है, मैटरनल एंड चाइल्ड फैमिली प्लानिंग को लेके अवेयर करना है लोगों को, तो वो ये चीज वो लोग कर भी रहे हैं रियल में या नहीं कर रहे हैं, या आपको फेक डाटा दिखा रहे हैं। क्योंकि मेन क्या होता है, आपका जो काम है, आप मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर का, उसका मेन है रोल है कि आपको रूट लेवल है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना, उसको फ्री फ्रॉम एनी इन्फेक्शन एनी डिसीज ऐसा करना है आपको कि ताकि उनको कोई भी डिसीज कम से कम जो अभी बढ़ रही है वो कम से कम हो और फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन हो, फ्री फ्रॉम डिसीज हो। तो इसके लिए यह जरूरी है कि वो जो सेवाएं गवर्नमेंट दे रही है वो उन तक पहुंचे और वो उसका लाभ उठा सकें। तो वो चीज आपको सुपरवाइज करना है आपके नीचे लेवल के कोवर्कर्स के लिए, कोवर्कर्स जो कर रहे हैं उसको आपको मैनेज करना है और उनको सुपरवाइज करना है, और अगर कुछ गलती कर रहे हैं तो उनको समझाना है और उनकी हेल्प करना है। साथ में अब हमने आई और एस की बात कर ली, अब हम आई की बात करेंगे। आई फॉर इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंट नेशनल प्रोग्राम एंड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, वेस्ट बीएमडब्ल्यू का यहाँ क्या मतलब है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो तो हम बात करेंगे आई की। इम्प्लीमेंट
नेशनल प्रोग्राम एंड बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि इम्प्लीमेंट जो नेशनल प्रोग्राम जो सरकार ने चलाया है, गवर्नमेंट ने चलाया है, जो कम्युनिटी के लिए जहाँ हम एरिया में पोस्टेड हैं, वो प्रोग्राम्स का लाभ वो उठा पा रहे हैं या नहीं उठा पा रहे हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा हम कैसे उन प्रोग्राम से जोड़ सकते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा उन चीजों का लाभ उठा सकें। क्योंकि आपको रूट लेवल मजबूत करना है, उसके लिए जरूरी है आपको इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा ताकि वो जो सेवाएं सरकार दे रही है वो उन तक पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है। क्योंकि आप वो एक मीडिएटर हैं, जो आप जो गवर्नमेंट जो सुविधाएं उनको प्रोवाइड करवा रही है वो उन तक आप डायरेक्ट पहुंचाने में हेल्प कर सकते हैं। तो वो चीज आपको देखना है, इम्प्लीमेंटेशन ऐसे करने हैं, कैंप लगाने हैं, ऐसी कई सारी चीजें करना है ताकि वो नेशनल प्रोग्राम जो चला रही है सरकार उनका फायदा उठा सके। दूसरा, आपको बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट डिस्पोजल का भी संभालना है ताकि इन्फेक्शन ना फैले। जो प्रॉपर जो डिस्पोज होता है जो मटेरियल, जैसे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, हॉस्पिटल वेस्ट होता है, तो ये सारी चीजें आपको मैनेज करनी है ताकि वो जो कचरा है जो बाहर ऐसे कहीं फैला ना रहे, उसको प्रॉपर डिस्पोजल करना है ताकि इन्फेक्शन कम से कम हो। इन्फेक्शन के चांसेस आप यहाँ कम कर रहे हैं इस चीज से। ठीक है। अब हमने ISI की बात की लिए, अब हम पी की बात करते हैं। यहाँ जो पी है, अब पी की बात करते हैं। P4 है प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड क्यूरेटिव केयर। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपका रोल क्या रहेगा, एक केयर गिवर की तरह काम करेंगे। यह आपका रोल एक केयर गिवर की तरह है। वहां पे आप क्या करेंगे, अगर कोई डिसीज है, कोई रिस्क फैक्टर आपको किसी में दिख रहा है, तो आप उसको कम करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आपके एरिया में कोई एक डिसीज ज्यादा होती है, तो आप पहले से तैयार रहेंगे कि इस डिसीज को कैसे कम कर सकते हैं, क्या क्या ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे इस डिसीज को खत्म किया जा सके हमारे एरिया से। दूसरा, प्रोमोटिव केयर में आप लोगों को अवेयर करेंगे, एजुकेट करेंगे। अगर कोई डिसीज पहले से वहां फैलती रही है तो उसके बारे में क्या क्या बचाव हो सकते हैं, उन सब चीज के लिए समझाएंगे उनको। तो ये आपने प्रोमोटिव केयर दे दी। क्यूरेटिव केयर, अगर कोई ऐसी फर्स्ट एड है, ऐसी चीजें हैं जो आप उनको देंगे ताकि आप प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव और क्यूरेटिव केयर तीनों ही तरह से आप दे रहे हैं। तो आप देखिए, हमने जो हिंट बनाई थी, हाँ इसी पे फीमेल एंड मेल दोनों है। तो हमने कहां तक बात कर ली, HA, हाँ HA, हाँ इसी पे, ISI और पे, ये हमने इतनी बात कर ली। अब हमारा बचा फीमेल एंड मेल दोनों। तो हमने ये, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप भूले ना, और या फिर आप एक नोटबुक में यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप एक नोटबुक में लिख लीजिए, फिर उसके आगे आप वीडियो प्ले कीजिए ताकि आपको, क्योंकि ये ऐसे याद नहीं होंगे, इस हिंट के वजह से आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। हिंट का मतलब ही ये होता है कि आप कोई ट्रिक ऐसी बना लें ताकि आप उस चीज को दोबारा भूल ना सकें। और इसको अब एक बार आप पढ़ेंगे आपको हमेशा याद रहेगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है। अब हम बात करेंगे जो फीमेल और मेल हमारा इसमें रह गया है। हमने हाँ इसी पे तक बात कर लिया, पी तक हमने बात कर लिया। अब हम इस करेंगे फीमेल एंड मेल दोनों की। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वही चीज आ गई है, क्योंकि हमने यहाँ आप देख रहे हैं इसका कलर चेंज हो गया। जो बाकी चीज थी HAISIP, हाँ इसी पे जो लिखा था इसका कलर चेंज हो गया, मतलब ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। जो रेड कलर में आपको दिख रहा है फीमेल एंड मेल, अब हम इस पे डिस्कस करेंगे। मेन चीज अब हमारी ये आ गई है, क्योंकि हमने पहले का जो ट्रिक थी वो याद कर ली है। अब हम आधी ट्रिक जो बची है फीमेल एंड मेल उसको डिस्कस करेंगे। फीमेल एंड मेल का मतलब यहाँ पे ये है, क्योंकि वो जो आपने पढ़े थे वो रोल्स थे किसके, CHO के रोल्स थे। CHO के क्या क्या रोल होते हैं तो वो सारे थे। अब हम पढ़ेंगे कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। अभी तक हमने रोल पढ़े, अब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी पर पढ़ेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है आपके जो को वर्कर्स हैं, आप आपके जो साथी हैं, उनका भी आपको साथ ही साथ ध्यान रखना है, उनको सुपरवाइज करना है, जैसे हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था। तो वैसे ही इसमें दो वर्कर्स होते हैं, हेल्थ वर्कर्स बोल सकते हैं उनको, हेल्थ हेल्थ वर्कर ही होते हैं वो। तो पहला है हेल्थ वर्कर मेल, सॉरी हेल्थ वर्कर फीमेल, और दूसरा है आपका हेल्थ वर्कर मेल। तो आप देखिए हिंट में, हाँ इसी पे तक हमने कर लिया था डिस्कस। अब हम आ गए थे फीमेल एंड मेल पे। तो फीमेल हेल्थ वर्कर फीमेल, हेल्थ वर्कर मेल, इसलिए हिंट बनाइए हाँ इसी पे फीमेल एंड मेल।
तो अब हेल्थ वर्कर की बात करें तो फीमेल की हम पहले बात करेंगे। तो फीमेल हेल्थ वर्कर को आपको, ये आपके नीचे काम करेंगे। नीचे का मतलब ये है कि आपको ये फॉलो करेंगे और आप इनको सुपरवाइज करेंगे कि ये सब चीजें ये लोग सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और आप इनकी हेल्प भी करेंगे ताकि ये जो उनको प्रॉपर टास्क दिया गया है वो ये कंप्लीट कर सके। तो हेल्थ, फीमेल हेल्थ वर्कर जो है उनके क्या क्या काम रहेंगे वो हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। जैसे इसका पहला पॉइंट है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। तो अगर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ क्या, इसका टाइटल से ही समझें, मैटरनल मीन्स जो मदर है या प्रेग्नेंट वुमेन है, चाइल्ड हेल्थ मीन्स जो न्यूबॉर्न है, जो चिल्ड्रन है, वो उनकी हेल्थ से रिलेटेड ये टाइटल है। तो मैटरनल चाइल्ड हेल्थ से हम अगर समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब है कि जो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ को जो सर्विसेज मिलने वाली हैं, हेल्थ फैसिलिटीज, वो प्रॉपर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, वो कौन देखता है? हेल्थ वर्कर फीमेल। इनको आप सुपरवाइज करते हैं। तो पहला ये देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन, जो प्रेग्नेंट वुमेन है जितने भी आपके एरिया में, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। पहला पॉइंट इसके अंदर ये करेंगे। दूसरा, अब अगर हम देखें तो ये देखेंगे कि एंटीनेटल विजिट जो एटलीस्ट 4 तो होना ही चाहिए प्रेग्नेंट वुमेन की, वो हुई है या नहीं है, ये फीमेल हेल्थ वर्कर ने वो करवाई है या नहीं करवाई है। क्योंकि ये सारी चीजें आपको, आप जब सबकी सहमति के साथ काम करेंगे तभी आप सारी चीजें मैनेज कर पाएंगे। अगर आप सोचें हम अकेले सब कुछ कर लेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो फीमेल हेल्थ वर्कर का काम होता है कि ये सारी चीजें देखना, लेकिन आपका काम होता है इनको सुपरवाइज करना, इनको देखना और इनकी हेल्प करना। तो आपको ये भी देखना है कि जो आपके एरिया की प्रेग्नेंट वुमेन है वो एंटीनेटल विजिट के लिए प्रेजेंट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, या बिना कोई विजिट ही नहीं कर रही हैं। तो ये चीजें जरूरी है। दूसरा, फिर आपको इनकी जो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो बेसिक लेबोरेटरी रिपोर्ट होते हैं वो हुई हैं या नहीं हुई हैं। जैसे एचबी लेवल, नॉर्मल एचबी लेवल कहीं कम तो नहीं है, कहीं एनेमिक मदर तो नहीं है ना। ये सारी चीजें आपको देखनी है। तो इनमें फिर आपका आता है, अगर प्रेग्नेंट है कोई वुमेन तो अगर उसमें कोई हाई रिस्क है, जैसे बीपी बढ़ा हुआ है, तो ऐसी चीजें जो हाई रिस्क है प्रेगनेंसी के टाइम पे, ऐसी चीजें आपको उनको बोलना है फीमेल हेल्थ वर्कर को कि अगर उनका बीपी बढ़ा आता है तो हमें रिपोर्ट करना है। क्योंकि मेन क्या होता है, अगर आप हाई रिस्क फैक्टर कोई ढूंढ भी लेते हैं तो प्रॉपर होता है कि अगर उसको आपने ढूंढ लिया अच्छी बात है, लेकिन इसको प्रॉपर रिपोर्ट भी किया जाए ताकि उसका समाधान भी हो सके। तो ये चीज उनको बोलना है कि अगर आपको कोई ऐसा फैक्टर मिलता है जो रिस्क है, जिसके कारण रिस्क है, रिस्क फैक्टर है, और वो तो हमें रिपोर्ट करना है जल्द से जल्द ताकि उस चीज को रोक सकें हम। और उसके बाद जैसे अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन थी, उसने उसकी डिलीवरी हो गई है, तो उसके हमें कोशिश करना है कि वो पोस्टनेटल विजिट, एटलीस्ट 2 पोस्टनेटल विजिट तो करवाए वो। तो ये सारी चीजें मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के अंदर हम देखेंगे। फिर इसके दूसरा पॉइंट आए, दूसरे पॉइंट की बात करें तो फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग में हम क्या क्या देखेंगे कि आपका जो एरिया है जहाँ पोस्टेड है, वहां पे फीमेल हेल्थ वर्कर का काम रहेगा कि वो ये देखे कि जो उसके एरिया में जो एलिजिबल कपल हैं, वो उनकी उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है, ये सब फीमेल हेल्थ वर्कर को मैनेज करना है। मेंटेनिंग एलिजिबल कपल रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। फिर इसके अंदर पॉइंट एक और भी देखेंगे, फीमेल हेल्थ वर्कर और देखेगी कि जो एलिजिबल कपल हैं उनको फैमिली प्लानिंग के लिए मोटिवेट करें, और मोटिवेट करने के साथ साथ उनको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में अवेयर करें, उनको ज्यादा से ज्यादा इन सब के बारे में जानकारी दें। ठीक है। फिर इसके साथ साथ मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन भी बताया उनको, परमानेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, वेसेक्टमी, ट्यूबेक्टमी, इन सब के बारे में जानकारी दें। ठीक है। और ऐसी चीजें उनको अवेयर करें और हेल्थ एजुकेशन दें इन सब चीज के बारे में। तो ये सारी फैमिली प्लानिंग के अंदर देखेंगे। अब आते हैं मेडिकल टर्मिनेशन। अब मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी में हेल्थ वर्कर फीमेल का क्या काम है, क्या रोल है? तो उसका रोल ऐसे है कि अगर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किसी महिला को जो उस एरिया में मौजूद है, उपस्थित है, उस महिला को अगर आवश्यकता है एमटीपी की, तो वो उसको रिपोर्ट करे जो प्रॉपर
इंस्टीट्यूट है, चाहे वो पीएस, चाहे वो सीएससी हो, चाहे हॉस्पिटल हो, जो नियर बाय हॉस्पिटल, वहां पे जिसको रिपोर्ट करना है वो रिपोर्ट करे। फीमेल हेल्थ वर्कर आपको रिपोर्ट करेगी, यानी सीएचओ को रिपोर्ट करेगी, सीएचओ करेगा, आगे फर्दर इंस्टीट्यूट में रेफर करेंगे या जो भी करेंगे तो वो मैनेज कर सके, तो उन्हें ये इन्फॉर्म करना है। दूसरा, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी में एक तो ये हो गया कि आइडेंटिफाई करना है कि आपके एरिया में एमटीपी के लिए वुमेन कोई किसी को रिक्वायर्ड है या नहीं है। दूसरा, रेफर टू अप्रूव इंस्टीट्यूशन का मतलब यहाँ पे, जैसे मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी में पहला पॉइंट तो हमने देखा था कि किसी को रिक्वायर्ड है अगर एमटीपी के लिए कोई किसी को, तो उसको प्रॉपर इन्फॉर्म करना है। दूसरा फिर क्या करा है कि अगर आपने पता कर लिया कि हाँ इसको रिक्वायर्ड है, एमटीपी इसकी होना है, इसको एमटीपी की आवश्यकता, तो आपको उसको प्रॉपर रेफर करना है, ठीक है। और एजुकेट करना है वुमेन को कि अगर वो एमटीपी नहीं करवाती है, अगर उसको आवश्यकता और फिर वो कहीं ना कहीं उसको ऐसा कोई कारण है जिसकी वजह से वो नहीं करवा पा रही है या नहीं करवाना चाहती, तो उसको हार्मफुल इफेक्ट के बारे में बताएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है आपको, तो वो सारी चीजें उनको अवेयर करेंगे, एजुकेट करेंगे। देन आपका फोर्थ पॉइंट आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब आइडेंटिफाई करना है आपको कि आपके एरिया में जो आप जहाँ आपकी पोस्टिंग है वहां देखना है कोई कोई माल न्यूट्रिशन का शिकार तो नहीं है ना। और आपको ये भी देखना है कि कोई ज्यादा मालनरिश है तो उसको आयरन, मालनरिश साथ साथ अगर जैसे प्रेग्नेंट वुमेन है उनको आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट, और वुमेन एडोलेसेंट गर्ल है तो उसको आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट वगैरह, ये सब सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी है। और जो चिल्ड्रन है बिलो 6 ईयर उनको विटामिन ए जो सप्लीमेंट है उनको वो प्रोवाइड करवाना है। तो ये सारी चीजें न्यूट्रिशन में आपको देखनी पड़ेंगी, क्योंकि इनका आपको, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको देखना पड़ेगी। मतलब यहाँ है कि हेल्थ वर्कर जो फीमेल है वो ये सारी चीजें देखेगी, लेकिन ये सिर्फ उसका काम नहीं है, क्योंकि आप हेल्थ वर्कर जो फीमेल है उसको आप सुपरवाइज करेंगे, तो ये काम आपका है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। अदरवाइज ये जो सारे पॉइंट हैं यहाँ से लिखा है, जो 1 2 3 4 ये सारे पॉइंट हैं, ये सारे पॉइंट कौन कर रहा है? हेल्थ वर्कर फीमेल। लेकिन इसको हेल्थ वर्कर फीमेल को सुपरवाइज करना सीएचओ का काम है, यानी कि मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर का काम है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको देखना है, आपको देखना है, ठीक है। अब अगर इसके आगे बात करें तो फिफ्थ पॉइंट आता है आपका इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन, यहाँ पे इम्यूनाइजेशन को लेके हेल्थ वर्कर फीमेल का क्या रोल रहेगा वो हम पढ़ेंगे। तो इम्यूनाइजेशन का तो हम पहले तो सबसे पहले ये बात कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है आपके एरिया में या कुछ, तो आपको ये देखना है कि वो जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसने प्रॉपर इम्यूनाइजेशन उसका हुआ है या नहीं हुआ है। जो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो वैक्सीनेशन होना था, जैसे टीटी का इंजेक्शन, टेटनस टॉक्साइड, ये टेटनस टॉक्साइड वगैरह, ये सब हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं प्रॉपरली सबको, कोई ऐसा तो नहीं है जो छूट गया हो। और फिर उसके बाद वैक्सीनेशन मदर का हो गया, उसके बाद डिलीवरी के बाद चिल्ड्रन का हुआ है इम्यूनाइजेशन क्या नहीं हुआ है, जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसके तहत, उसके अकॉर्डिंग जो शेड्यूल है वो उस तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इन सब चीजों का आपको देखना है। साथ ही साथ इम्यूनाइजेशन के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि कम्युनिकेबल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम जो आपके एरिया में मतलब ऑल ओवर इंडिया जो चल रहे हैं और सरकार जो भेज रही है, वो आपके एरिया तक, आपके एरिया के लोग उस चीज का लाभ उठा पा रहे हैं कि नहीं उठा पा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे प्रोग्रामों से जुड़ पा रहे हैं कि नहीं जुड़ पा रहे हैं, ये सारी चीजें आपको देखनी है। और वाइटल साइन चेक करना है, और अगर ऐसा कोई दिखता है हाँ कि बीपी बढ़ा हुआ है या ऐसा कोई साइन जो आपको लगता है कि ये रिस्क है, इसको हाई रिस्क में है, तो वो इन्फॉर्म करना है और आगे रेफर करना है। ये सारी चीजें आपको देखना है, ठीक है। और प्रोवाइड इमरजेंसी केयर, मतलब अगर कुछ डिजास्टर हो गया, नेचुरल डिजास्टर, तो उस कंडीशन में फीमेल हेल्थ वर्कर को ट्रेंड भी करना है आपको। साथ ही साथ ट्रेंड ट्रेंड का मतलब है जो बेसिक चीजें हैं वो आपको उनको साथ लेके उनकी हेल्प करनी है, उनको समझाना है, ये सारी चीजें उनको देखनी है और उनके साथ साथ आपको भी देखनी है। अब बात करते हैं हेल्थ वर्कर मेल की। तो हेल्थ वर्कर मेल का यहाँ पे दो काम है, दो तो नहीं कहेंगे लेकिन काम है, लेकिन उसके साथ साथ जो दिए हुए हैं वो उसको उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ।
तो फर्स्ट इसका जो मेन काम है वो रिकॉर्ड कीपिंग। रिकॉर्ड कीपिंग का मतलब होता है जो रिकॉर्ड है, जो सारा, चाहे वो किसी भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम का हो, चाहे किसी भी योजना का हो जो आपके एरिया में चल रही है, या किसी कैंप, मतलब जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का जो रिकॉर्ड, जो जितना भी रिकॉर्ड होता है वो सब मेंटेन करना है मेल हेल्थ वर्कर को। दूसरा, जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो नेशनल वेक्टर-बोर्न डिसीज प्रोग्राम हो, चाहे नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम हो, चाहे रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम हो, तो ये सारे प्रोग्राम हैं, इन सबको देखना है और इंश्योर करना है कि वो सब चीजें रेगुलर प्रॉपर तरीके से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, उनकी प्रॉपर मेंटेनिंग, चार्टिंग, और उनका जो डेटा है वो लिखा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कि सिर्फ ऐसे ही बोल बोल के ऐसा कुछ। मतलब ये है कि प्रॉपर जो रिकॉर्ड एंड रिपोर्टिंग जो सिस्टम है उसको फॉलो करके मेंटेन करते हुए चलना है, ताकि आपको, अगर आपको बोला जाए कि रिप्रेजेंट करना है आपको आपके एरिया का कुछ भी प्रॉब्लम, और या फिर जो सारे प्रोग्राम की डिटेल है, तो वो आप प्रेजेंट कर सकें। तो वो सारी चीजें आपको देखते हुए चलना है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि हमने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ा, लेकिन हमने क्या किया, उसको एक ट्रिक के माध्यम से उसको हमने आसान बना लिया। तो देखिए एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर से समराइज कर लेते हैं कि जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी था उसकी हमने हिंट बनाई थी। तो हिंट क्या थी कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ, इसी पे फीमेल एंड मेल दोनों हैं, जिसमें हमने एच फॉर हेल्थ एजुकेशन, ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, आई फॉर आइडेंटिफिकेशन डेंजर साइन एंड रेफर, S for supervision of health worker, I for implement national program and BMW disposal, P for preventive, promotive and curative care। ठीक है, ये आपका ये हो गया। अब आगे हमने बात की थी कि हाँ, इसी पे तक बात कर ली थी, लेकिन फीमेल एंड मेल दोनों बचे थे। तो उसके अंदर हमने ये देखा कि फीमेल हेल्थ वर्कर और मेल हेल्थ वर्कर के क्या क्या काम है, वो ये पॉइंट वाइज हमने दिए हैं। जैसे फीमेल हेल्थ वर्कर का फर्स्ट काम मैटरनल एंड चाइल्ड, फर्स्ट सेकंड मतलब ये सारे काम, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ देखना, फैमिली प्लानिंग, मेडिकल टर्मिनेशन, प्रेगनेंसी, न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, ये सारे क्राइटेरिया हैं जिनको लेकर ये काम करते हैं, और इनको सुपरवाइज आप करते हैं, मतलब आप मतलब CHO, हेल्थ वर्कर, कीप रिकॉर्ड एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। तो ये सारी चीजें मैंने आपको ट्रिक से समझाने की कोशिश की। वैसे आप बुक्स में पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा बुक्स में, लेकिन समझ में आ जाएगा इजीली, इतना टफ नहीं है। बट उस चीज को आपको पढ़ना एग्जाम के लिए स्पेशली, क्योंकि आपको लिखना भी है। अगर ऐसा आ जाता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, तो आप उसमें लिखेंगे कैसे? तो वो चीज मैंने आपको, वो चीज उसमें हेल्प की है, उस चीज को मैंने आसान बनाने की कोशिश की है। वो भी कैसे? ट्रिक के माध्यम से। जैसे आप ये ट्रिक पढ़ रहे हैं, हाँ, इसी पे फीमेल एंड मेल दोनों हैं। तो ये सारी चीजें हैं, वही मैं आपको इस चैनल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता रहूंगा कि किसी भी चीज को आसान कैसे बनाना है, और कैसे हम उसको ज्यादा टाइम तक याद रख सकते हैं। बाकी ये मैंने समझा दिया है, और डिस्कस आप और अपने फ्रेंड से डिस्कस करें, किसी को समझाएं, क्योंकि आप किसी को पढ़ाते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आ जाता है। तो ऐसे डिस्कस करें और बुक्स में पढ़ें। और अगर आपके पास अभी तक मटेरियल नहीं पहुंचा है सेंटर से, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, जिसके माध्यम से आप, जिस PDF में ये कंटेंट होगा, इग्नू के द्वारा जो बुक प्रोवाइड की गई है, वो आपको एक मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन की लिंक से। तो आप उसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, और इसको एक बार रिवाइज किए। और साथ ही साथ, अगर वीडियो के साथ साथ आप नोट्स बनाते चलें, नोट्स का मतलब है जो हिंट बताता हूँ मैं छोटी छोटी, उन चीजों को आप अगर याद रखते चलेंगे तो आपके लिए बहुत बहुत ही अच्छी बात होगी, और एग्जाम में आप इजीली लिख सकते हैं। तो आज का क्लास हम यहीं खत्म कर रहे हैं। आज हमने पढ़ा व्हाट आर द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर, और ये सारी चीजें पढ़ी और उनको आसानी से समझने की कोशिश की। ऐसे ही देखते रहिए वीडियो, और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। और हो सके, मैं बार बार यही बोलता हूँ हर वीडियो के लास्ट में, कि जितना हो सके सभी CHO के साथ इसको शेयर करें, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि सबको पढ़ना है लेकिन पढ़ नहीं पा रहा है, किसी के पास कंटेंट उपलब्ध नहीं है,
जो इग्नू देती है सिलेबस वो नहीं है, किसी के पास बुक्स नहीं आई है, किसी के पास नेटवर्क प्रॉब्लम है, जिसके कई लोग ऑनलाइन नहीं पढ़ पाते क्योंकि बुक से पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो उस चीज को इजी बनाने की कोशिश है। अगर आप लोग साथ दें और इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, सभी सीएचओ तक पहुंचाएं इसको, और आगे यूं ही वीडियो चलता रहेगा, ऐसे वीडियो आते रहेंगे, आप देखते रहिए। और आज हमने ब्लॉक 1 का यूनिट 1 खत्म कर दिया है। खत्म कर दिया है मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ के। आज हम इस यूनिट में हमने 4 इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़े। ये चारों वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। अब हम कल से या नेक्स्ट क्लास से जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो ब्लॉक 1 का यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। तो इसको देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक्स।